आप इस शख्स को तो जानते ही होंगे। एक समय ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी कहलाता था। 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में उसे मार गिराया गया। लादेन के संगठन अल कायदा ने एक समय मिडल ईस्ट में खूब तबाही मचाई थी, आप जानते ही हैं। और उससे पहले 9/11 का प्रसंग तो है ही। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। इस आदमी का नाम है अबू बकर अल बगदादी। इस्लामिक स्टेट नाम का आतंकवादी संगठन बनाया था इसने। एक समय में इराक और सीरिया के बड़े इलाके पर इसका कब्जा था। अक्टूबर 2019 में बगदादी ने खुद को बम से उड़ा लिया, क्योंकि अमेरिकी फौज उसको मारने पहुंच गई थी। एक समय ये दो संगठन अल-कायदा और आईसिस दुनिया में सबसे ज्यादा कुख्यात थे। आपको याद होगा टीवी में दिन रात इनके बारे में खबरें चलती थी। पर अब न तो अल-कायदा और न ही इस्लामिक स्टेट का ही नाम हमें टीवी पर या कहीं और प्रमुखता से सुनाई देता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस पूरी दुनिया से इन दो आतंकवादी गुटों का सफाया हो गया? जवाब है नहीं। अब ये संगठन मध्य पूर्व से निकलकर अफ्रीका महाद्वीप में दहशत फैला रहे हैं। खास तौर पर वेस्ट अफ्रीका में संगठन बहुत एक्टिव है। इतने एक्टिव कि हर साल पूरी दुनिया में जितने लोग आतंकवादी हमलों में मारे जाते हैं, उसके आधे सिर्फ वेस्ट अफ्रीका के ही कुछ देशों से आते हैं। लेकिन आज हम अफ्रीका में फैले आतंकवाद की चर्चा क्यों करने लगे अचानक? क्योंकि वेस्ट अफ्रीका के एक देश में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। माली की हम बात कर रहे हैं। आतंकवादी हमले के बाद कुछ लोगों का अपहरण भी किया गया। इनमें से 3 हिंदुस्तानी नागरिक हैं। 2 जुलाई को हिंदुस्तान की सरकार ने इस कदम की निंदा की और माली की सरकार से इन लोगों को रिहा करवाने की मांग भी की है। माली इस समय आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। वहां मिलिट्री का शासन है। 2021 में यह तख्ता पलटकर सिविलियन सरकार को उखाड़ फेंका गया। सेना के कर्नल असीमी गोइता माली के अंतरिम राष्ट्रपति बने हुए हैं। सैन्य सरकार होने की वजह से माली की सरकार को बाहरी मदद बहुत कम मिलती है, इसलिए वो आतंकवादियों से उतनी दक्षता से नहीं लड़ पाती है। आतंकवाद, तख्ता पलट और खराब अर्थव्यवस्था की वजह से माली दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बन गया है। ऑस्ट्रेलिया का एक एनजीओ है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यह हर साल ग्लोबल पीस इंडेक्स नाम की फेहरिस्त निकालता है। इसमें दुनिया के सबसे खतरनाक और असुरक्षित देशों को शामिल किया जाता है। इस लिस्ट में माली का रैंक साल दर साल कम होता जा रहा है, यानी माली असुरक्षित होता जा रहा है और खतरनाक देशों की लिस्ट में ऊपर उठ रहा है। 2024 वाली लिस्ट में माली को 154वां स्थान दिया गया था। कुल 163 देश इसमें शामिल थे। पीछे से रैंकिंग देखेंगे तो माली दुनिया का 10वां सबसे असुरक्षित देश है, जहां शांति नहीं है। गैस कीजिए, 9वां कौन सा है? 9वां इजराइल है। लेकिन आज हम इजराइल नहीं, माली की बात करेंगे। जानेंगे कि माली कैसे खतरनाक देशों की लिस्ट में शामिल हो गया, माली और वेस्ट अफ्रीका में आतंकवाद क्यों फैल रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। माली वेस्ट अफ्रीका का एक देश है, लैंडलॉक कंट्री है, यानी समंदर से इसका कोई भी हिस्सा जमीन का मिलता नहीं है। अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, कोटेडी, आइवर, गिनी, सेनेगल और मॉरिटानिया से इसकी सीमा मिलती है। लगभग 2 करोड़ की आबादी है यहाँ पे। राजधानी बामाको है और टिम्बकटू शहर भी यही है, जो गानों में, किस्सों, कहानियों में आपको जिसका नाम सुनने को मिलता है। 6वीं सदी में यहाँ इस्लाम आया, लोग मुसलमान हुए। इसके पहले तक इस देश के अधिकांश इलाके पर घाना साम्राज्य का कब्जा था। 13वीं शताब्दी में यहाँ इतिहास का सबसे अमीर शख्स हुआ, जिसका नाम था मनसा मूसा। लोगों की अमीरी का ब्यौरा देने वाली वेबसाइट सेलिब्रिटी नेटवर्क के मुताबिक मूसा के पास $400 बिलियन के बराबर दौलत थी, यानी लगभग 32 लाख करोड़ रुपए। आधुनिक इतिहास में आ जाते हैं। 1898 में माली पर फ्रांस का कब्जा हुआ। 1960 तक फ्रांस यहीं पर रहा, माली गुलाम था। तब इसे कहते थे फ्रेंच सूडान। 1960 में आज़ादी मिलने पर इसने अपना नाम बदलकर रखा माली। 1968 में माली में पहला तख्ता पलट हुआ और ये तख्ता पलट ही अपने साथ तानाशाही लेकर आ गया। लेफ्टिनेंट मूसा ट्राओरे देश के तब डिक्टेटर हुए। इस तानाशाही व्यवस्था से माली को मुक्ति मिली 1991 में जाकर। इस बरस फिर से माली की सेना ने तख्ता पलट किया और ट्राओरे से गद्दी छीन ली। इसके बाद माली में लोकतंत्र आया। 92 में चुनाव हुए, पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव थे ये, और 1992 से 2011 तक डेमोक्रेसी लगभग सुचारू चलती रही। लेकिन 2012 के बाद यहाँ हालात बदलने लगे। हुआ ये कि 2011 में लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए और ये प्रदर्शन सिविल वॉर में तब्दील हो गया। यहाँ लड़ाई के लिए अगल बगल के देशों से भी लोग आए, इनमें माली के लोग भी थे। लीबियन सिविल वॉर खत्म होने के बाद ये लोग माली वापस लौटे।
लौटने के बाद इन्होंने माली में भी टेंशन बढ़ाई और देखते देखते माली में कई मिलिशिया ग्रुप्स बनते गए और इस इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाया तुआरेग जनजाति के कुछ लड़ाकों ने। ये तुआरेग पहले भी समय समय पर हिंसा करते आए हैं। तुआरेग समाज के कुछ लड़ाके, इस वक्त माली के राष्ट्रपति थे अमादू तोमानी। वो इस विद्रोह को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में एक और तख्ता पलट हुआ। मार्च 2012 में माली की सेना ने राष्ट्रपति तोमानी को सत्ता से बेदखल कर दिया। ये बड़ी अफरा तफरी की स्थिति थी। सितंबर 2013 में माली में चुनाव करवाया गया जिसमें जीतकर राष्ट्रपति बने इब्राहिम बोबकार केटा। इस सरकार ने तुआरेग अलगाववादियों से बातचीत शुरू की। 2015 में तुआरेग और सरकार के बीच एक शांति समझौता भी हुआ। 2018 में केटा दोबारा चुने गए, लेकिन केटा ने इन चुनावों में धोखाधड़ी की थी, इलेक्शंस रिग्ड थे। 2018 में इस बात को ज्यादा हवा नहीं मिली, लेकिन 2020 में जब संसदीय चुनाव हुए तो उनकी गड़बड़ी प्रकट हो गई, सामने आ गई, एक्सपोज हो गई। कैसे रिग किया था केटा ने चुनाव? वोटिंग से 3 दिन पहले विपक्षी नेता सुमाइली सिसे को अगवा करवा लिया या होने दिया। कई चुनाव अधिकारियों और कम्युनिटी लीडर्स को किडनैप किया। इस धांधली से परेशान होकर जनता ने केटा के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। हिंसक प्रदर्शन हुआ तो फिर 2021 में सेना ने तख्ता पलट किया। असीमी गोइता तब से देश के अंतरिम राष्ट्रपति बने हुए हैं, डिफैक्टो रूलर हैं। अब ये हुआ माली का अब तक का इतिहास। अब समझते हैं कि आतंकवाद की समस्या कैसे पनपी। याद कीजिए कि जब सोवियत अफगान वॉर खत्म हुई तो तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया था। 1996 से तालिबान का यह शासन शुरू हुआ। इस समय तक ओसामा बिन लादेन पश्चिमी देशों के खिलाफ हो गया था। लादेन ने 1988 में पेशावर में अलकायदा की स्थापना की। इसका मकसद इस्लामी देशों को पश्चिम के वर्चस्व से मुक्त कराना था, बोला उसने ऐसा। इस मकसद को पूरा करने के लिए अलकायदा ने अमेरिका और इजराइल की एम्बेसीज पर हमला किया। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, आतंकवादी हमला जिसमें 3000 लोगों की जान गई, उससे भी ज्यादा। अमेरिका ने हमले का इल्जाम अलकायदा और उसके सरगना लादेन पर लगाया। लादेन तब रहता था अफगानिस्तान में और उसके आतंकवादियों को वहीं पर ट्रेनिंग मिलती थी, शरण मिलती थी। यूएस ने तालिबान से कहा कि लादेन को आपको सौंपना पड़ेगा। तालिबान ने मना किया और फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी, वॉर ऑन टेरर नाम दिया। अमेरिका ने कहा कि सद्दाम हुसैन को भी मारना होगा क्योंकि इराक में खतरनाक हथियार बनाए जा रहे हैं। इसी को बहाना बनाकर अमेरिका ने फिर इराक में भी हमला किया। सद्दाम हुसैन की सत्ता गई, सिविल वॉर शुरू हुआ। अलकायदा ने मौके का फायदा उठाया और यहाँ भी अपने पांव पसारे इराक में। लेकिन 2013 में इनके लीडर्स के बीच हुए मतभेद। यहीं से इस्लामिक स्टेट यानी आईएस की शुरुआत हुई। उस समय सीरिया में भी सिविल वॉर चल रहा था तो आईएस को वहां भी स्कोप मिला, नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां भी फैल गए। फिर 2015 में अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने मिलकर इस्लामिक स्टेट और अलकायदा को खत्म करने के लिए कई ऑपरेशंस चलाए, टॉप लीडरशिप को साफ किया। 2019 में इस्लामिक स्टेट का सरगना बगदादी भी मारा गया और उसके बाद आईएस और अलकायदा के आतंकवादी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे। उनको लगा कि इराक और सीरिया अब सेफ नहीं रहा। अफगानिस्तान से भाग के इराक सीरिया चल रहा था, अब वहां भी सेफ नहीं है। इनमें से कुछ लोग अफ्रीका गए फिर, और यहां भी उन्होंने पुराने आतंकवादी संगठनों को फिर से खड़ा किया, कुछ को नया नाम दे दिया। मौजूदा समय में कौन कौन से संगठन एक्टिव है? पहला है अलकायदा इन इस्लामिक मगरब वेस्ट। 1991 में अल्जीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में एक गिरोह इस्लामिक खिलाफत लाने की बात करता था और इसी गिरोह ने 1998 में सलाफिस्ट ग्रुप फॉर पीचिंग एंड कॉम्बैट इसको बनाया, जीएसपीसी। कई आतंकवादी हमलों में इसका नाम आया। 2007 में जीएसपीसी ने अलकायदा की सरपरस्ती में काम करने का ऐलान किया और फिर इसने अपना नाम बदल लिया और रखा अलकायदा इन इस्लामिक मगरब। इससे यूएन, अमेरिका और यूएई समेत 8 मुल्कों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। दूसरा गुट है मूवमेंट फॉर वननेस एंड जिहाद इन वेस्ट अफ्रीका, वननेस जिहाद, MOJWA। साल 2011 तक अलकायदा इन इस्लामिक मगरब का हिस्सा होता था, फिर 2 बड़े मतभेदों के चलते इससे अलग हुआ। पहला, हमें इस्लामिक खिलाफत किसी एक देश में नहीं स्थापित करनी है, पूरे वेस्ट अफ्रीका पर विचार करना चाहिए, एक्सपोर्ट भी करेंगे। इस्लामिक मगरब इसके लिए तब तैयार नहीं था। MOJWA की दूसरी मांग थी कि वेस्ट अफ्रीका के देशों से फ्रेंच फोर्सेस को बाहर किया जाए। जिस तरह यूएस बैठा हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में, जापान में, बाकी जगह पे फ्रांस बैठा हुआ है अफ्रीका में। फिलहाल MOJWA अल्जीरिया, माली और नाइजर में एक्टिव है। इन देशों की हिस्ट्री रही है फ्रांस के साथ कभी न कभी। तीसरा गुट है बोको हराम, स्कूली लड़कियों को किडनैप करने के लिए कुख्यात, सबसे ज्यादा चर्चित यही है, सबसे खतरनाक भी है और अभी तक बताया आतंकवादी गुटों में सबसे ताकतवर है। मकसद है इस्लामी राज की स्थापना करना। नाइजीरिया में ज्यादा एक्टिव है। ये हमने आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बताया कि वेस्ट अफ्रीका में कौन से संगठन है। माली में सबसे ज्यादा किस आतंकवादी संगठन का प्रकोप है, उस पर आते हैं। इसका नाम है जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन।
JNIM। ये संगठन भी अलकायदा की टूटन का नतीजा है। 2020 की शुरुआत में JNIM सबसे तेजी से बढ़ने वाले आतंकवादी संगठनों में से था। 2025 में इसे सालेह रीजन का सबसे ज्यादा हथियारों से लैस आतंकवादी संगठन बताया गया। सालेह क्या है? साहेल का अर्थ होता है तट या किनारा। साहेल रीजन की बात कर रहे हैं। धरातल पर सहारा रेगिस्तान और सवाना के घास के मैदानों का जो बीच का इलाका है उसे साहिल कहते हैं। आप मैप पर भी देख लीजिए। पूर्वी किनारा लाल सागर से रेड सी से मिलता है, पश्चिमी किनारा अटलांटिक सागर से मिलता है, बीच में सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया पर अधिकांश हिस्सा जो है वो साहिल में है। बाकी कई देशों के थोड़े इलाके भी साहिल में आते हैं। इसी इलाके में संगठन बहुत मजबूत है। माली के एक बड़े हिस्से पर इसका कब्जा भी है। माली की सेना समय समय पर उनके खिलाफ कैंपेन चलाती है, पर आतंकवाद और राजनीतिक संकट ही माली की बर्बादी की वजह नहीं है। इसके पीछे दो वजह और है। पहली, 2022 में फ्रांस ने अपनी सेना माली से वापस बुला ली। जैसे पहले बताया, माली फ्रांस का उपनिवेश रह चुका है। आजादी के बाद भी उसका माली पर प्रभाव था। बेशकीमती मिनरल्स वो यहीं से निकालता था। ट्रंप अकेले नहीं है मिनरल के पीछे जो पड़े। सिर्फ माली नहीं, वेस्ट अफ्रीका के कई देशों में फ्रांस यही करता था। साल 2013 में फ्रांस ने बढ़ते आतंकवाद की वजह से एक ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन 2021 के मिलिट्री कू के बाद फ्रांस ने यहां से वापस जाने का फैसला किया। इससे माली की सुरक्षा पर असर पड़ा। दूसरी वजह है जातीय बंटवारा या एथनिक लाइंस पर जो मतभेद है। यहाँ तुआरेग जनजाति के लोग रहते हैं, इन पर बरसों से अत्याचार हुआ है, इसलिए इस जाति के कई लड़ाकों ने अलग अलग मिलिशिया बना लिए। जनजाति लिखना चाहिए, ट्राइब्स हैं। ये भी माली की बर्बादी की एक वजह में से है। तो ये हमने आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ बताया कि माली में जो दिक्कतें हैं वो क्यों है, वहाँ आतंकवाद इतना पनप क्यों रहा है। खबर गांव का परिवार उम्मीद करता है कि जो 3 इंडियन नेशनल्स अभी लापता हैं, जल्द से जल्द वो सकुशल हिंदुस्तान लौटें। माली का चैप्टर यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कुछ अपडेट्स आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर अब निकले हैं। इस यात्रा में घाना जाएंगे, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नमीबिया जाएंगे, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। बीते रोज वो घाना पहुंचे। यहाँ अक्रा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। स्वागत में श्लोक भी पढ़े गए, गाए गए। 21 तोपों की सलामी दी गई। घाना के राष्ट्रपति जॉन महमा ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से भी सम्मानित किया। ये वहां का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी और जॉन महमा ने अगले 5 सालों में व्यापार को दोगुना करने और डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा, भारतीय कंपनियों ने घाना में लगभग 900 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। सब मिलाकर हमने $2 बिलियन का निवेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी की 8 दिनों की इस यात्रा का मकसद इन 5 देशों के साथ जो बायलैटरल टाइज हैं उनको मजबूत करना है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म में ग्लोबल साउथ की तरफ फोकस किया जा रहा है। जब हमारे यहाँ G20 का आयोजन हुआ था तब भी ग्लोबल साउथ की तरफ और ज्यादा ध्यान देने की बात कही गई थी। प्रधानमंत्री की यात्रा से जो भी आने वाले दिनों में अपडेट्स आएंगे वो आपको राजदूत में लगातार मिलते रहेंगे। इसी के साथ साजिद का लिखा और इरशाद का रिकॉर्ड किया राजदूत यहाँ पे कंक्लूड होता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा, किस तरह के सुधार की गुंजाइश लगती है। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर से हमारी मुलाकात होगी। ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।